नमस्कार। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें पॉलिटिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। आगामी जो चुनाव हो रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में जो दूसरी कड़ी है, दूसरा राज्य है, वो मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। और वो ऐसा राज्य है जहाँ पे झरने गीत गाते हैं, जहाँ पे पहाड़ गुनगुनाते हैं और जहाँ की फिजाओं में एक अजीब सी शांति है। जो शांति कभी कभी ऐसा होता है कि शांति में गोली और बारूद भी आपको सुनने में मिल जाते हैं। और मैं उस राज्य की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। आप जानते हैं 7 सिस्टर्स, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, ये इन 7 राज्यों में एक ये भी शामिल है जो चुनाव में जा रहा है। 60 असेंबली सीट्स हैं। 27 मार्च और 3 फरवरी को यहाँ पे वोटिंग होनी है। जब भी आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट जरूर फील करता है एक मेनलैंड का इंसान जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है। और कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती है। आज़ादी के इतने साल बाद भी आज अगर हम नहीं अपने ही राज्यों को अच्छे से नहीं जान पा रहे तो हमारी गलती ज़रूर है। बट उस गलती को सुधारा जा सकता है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ब्रीफली मणिपुर के बारे में बताऊं। चुनाव के बारे में तो हम बात करेंगे ही। तो अगर मैं शुरू करूं मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर का जो पहला साक्ष्य मिलता है वो 33 ईसा पूर्व में मिलता है, जब वहां पे साम्राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद 1072-73 के आसपास जो दूसरा राज्य बना। और इस मणिपुर को आप जिस नाम से जानने जाते हैं, इसको कांगलीपाक कहा जाता था। कांगलीपाक, इस कांगलीपाक का मतलब होता है ड्राई प्लेन लैंड, शुष्क मैदानी भूमि। तो मैं ये आपको इसलिए इस पे एम्फेसिस कर रहा हूं क्योंकि आप इस नाम को याद रखिएगा, ये बार बार आगे भी वीडियो में आएगा। तो आपने देखा 33 ईसा पूर्व, फिर 1072-73 के आसपास जो दूसरे राजा हुए, राजा लोयुम्बा। और उसके बाद जब ये पूरा आगे बढ़ता है उनका राज्य, तो जो सबसे महत्वपूर्ण साल आता है वो 1891 का आता है, जब एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ और उसमें जो अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उनकी जीत हुई। और उसके बाद उन्होंने पूरा संप्रभुत्व वहां पे स्थापित किया। तो 47 में जब भारत आजाद हुआ, 48 में आपको जान के हैरानी होगी कि मणिपुर नेशनल असेंबली ने अपना आईन बनाया, अपना संविधान बनाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेशन बना, राज्य नहीं, नेशन बना। फिर बट उस समय समस्याएं तो आप जान ही रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो माने जाते थे कि 500 प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने जोड़ दिया था। और कहीं ना कहीं मणिपुर को भी फिर भारत में का विलय हुआ। 21 सितंबर को जो यहाँ के राजा थे, राजा बोधचंद्र, उन्होंने मर्जर एग्रीमेंट साइन किया। और 15 अक्टूबर 1949 को फॉर्मली जो है मणिपुर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया और इसको यूनियन टेरिटरी की संज्ञा दी गई। तो ये एक 50 तक का था। उसके बाद यूनियन टेरिटरी बना। इसकी जो फॉर्मल स्टैब्लिश हुआ ये राज्य के रूप में, वो 21 जनवरी 1972 को हुआ। और जब राज्य स्थापित हो गया तो फिर जैसे हर राज्य अपना शासन करते रहा। सबसे पहले कांग्रेस का प्रभुत्व था उस पूरे काल में, 60, 70, 80 के दशक में। तो कांग्रेस की सरकार वहां पे बनी। बट उसको जानने से पहले वहां के जो लोकल डेमोग्राफिक्स हैं मणिपुर के, वो जानना बहुत जरूरी है। मणिपुर पे जो है वो जनजाति लोग हैं, ट्राइब्स हैं, उनका बहुत महत्व है वहां पे, क्योंकि वही पूरे पॉपुलेशन को वहां पे फैले हुए हैं। उनमें 3 ग्रुप सबसे महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है मेइती ग्रुप, कुकी और नागा। अब ये 3 जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इसको बताने का मेरा मूलभूत उद्देश्य ये था कि आप जब भी मणिपुर के बारे में जानते होंगे तो एक टर्म हमेशा आता होगा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जो सशस्त्र बलों को एक विशेष अधिकार मिला है।
और आप देखते होंगे कि आए दिन वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर्स में। कहा जाता है कि जो सशस्त्र बल है वो अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। नागालैंड में आपने देखा होगा मोन डिस्ट्रिक्ट में 13-14 लोगों की जो अभी हत्या कर दी गई थी, वो केस चल ही रहा है अभी, वो यहाँ पे भी लागू है, मणिपुर में भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ये जो ट्राइब्स हैं इनकी आपस में तो कॉन्फ्लिक्ट है ही, बट ये भारत को अपना देश मानने को तैयार नहीं है। इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट है और ये भारत से भी कॉन्फ्लिक्ट में शुरू से ही है। 1980 में आफ्सा जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यहां पे लागू किया गया, मगर 1960 से ही यहां पे जो एक फ्रिक्शन की स्थिति है वो चली आ रही है। बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स जो भारत से अलग होने के लिए काम कर रहे हैं इस राज्य में। तो जो कुकी हैं वो चाहते हैं कि हमारा एक अलग देश बने। जो मेइती हैं वो बोलते हैं कि हमारा एक अलग देश बने। जो नागा हैं वो बोलते हैं कि नागालैंड में जो मणिपुर का हिस्सा है उसको मिला के एक हमारा अलग देश बने। तो आप देखेंगे कि इस राज्य में 3 मूलभूत समस्याएं हैं। वो है जो पॉपुलेशन को लेके, जो वहाँ की जो डेमोग्राफी है, जो वहाँ के लोग हैं वो आपस में कितने डिवाइडेड हैं। एक कल्चरल आइडेंटिटी भी वहां पे पूरी सेट नहीं है कि जो पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा डिवाइडेड है कि वहां पे लेके भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बाउंड्री सेटलमेंट्स भी, जो वहां के राज्य का बाउंड्री सेटलमेंट है वो भी ठीक से नहीं, क्योंकि वो आपस के जो राज्य हैं उससे भी उनका कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। और तीसरा चौथा जो और कारण है वो है कि म्यांमार से सटा हुआ है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर होने के कारण जो यहाँ के ट्राइब्स हैं और वहाँ के ट्राइब्स हैं उनके कल्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। खाना पीना, रहना, बोली, विचार, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को उनसे भी कनेक्ट करते हैं, तो वो भी इन्फ्लुएंस करता है इस पूरी चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं इसके कारण भी यहाँ पे जो समस्याएं हैं, क्योंकि वो आपस में भी नहीं समझ पा रहे कि हम इसको कैसे सुलझाएं, और देश में फिर समस्याएं होती ही हैं। फिर यहाँ पे एक और समस्या आती है इनर लाइन परमिट की। देश में 5 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरी है जहां पे आपको जाने के लिए वहां की सरकार से परमिट लेना पड़ता है। 15 दिन का परमिट मिलता है वो। उसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है और लक्षद्वीप है। ये इनर लाइन ILP जो बोलते हैं, इनर लाइन परमिट, ये होता है कि वहां पे ऐसा माना गया कि जो बाहर से लोग जाएंगे वहां के जो वहां के रिसोर्सेज हैं उसको कम करेंगे, वहां के लोगों को अधिकार कम करेंगे। तो इनर लाइन परमिट ब्रिटिश शासनकाल से ही चला हुआ आ रहा था, फिर बाद में भी उसको लागू किया गया, तो मणिपुर में भी वो लागू है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। भारत का जो संविधान है वो बोलता है कि एक भारत का जो नागरिक है वो कहीं भी रह सकता है, बिना किसी परमिशन के रह सकता है, बट इन 5 राज्यों में है। वो विभिन्न कारण है, बट सही है कितना गलत है इस पे विचार किया जा सकता है। और अब मैं आगे जब बढ़ूं अपनी इस वार्तालाप में, तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे 60 सीटें हैं। 16 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है मणिपुर को। 2017 तक ऑलमोस्ट प्योर डोमिनेंस रहा था कांग्रेस का, बट 2017 में बीजेपी यहाँ पे सरकार बनाने में कामयाब रही। हालांकि कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, बीजेपी को 21 सीट मिली थी, बट जैसा कि पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि कुछ भी संभव है, तो वही हुआ था वहां पे भी, और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही और फिर उन्होंने 5 साल राज किया। अब एंटी इनकम्बेंसी कितनी है ये तो जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन देखा जाएगा, 27 मार्च और 3 फरवरी को। 2017 में बीजेपी सरकार में आई, कांग्रेस का प्रभुत्व खत्म हुआ। मगर यहां पे एक विचित्र बात है कि जहां छोटी पार्टियों का बहुत ज्यादा रोल है, वो एक तरीके से मर्सिनरी की तरह काम करते हैं, जहां पे वो ये करने में कामयाब रहते हैं कि हमारा महत्व हमेशा रहे। और वो महत्व इसलिए रहे क्योंकि किसी को मिनिस्टर बनना है, किसी को अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए। भारत के जो संविधान है उसमें शेड्यूल 10 में कहा गया है कि सिर्फ 12 वहां पे मुख्यमंत्री को मिला के 11 और मंत्री रह सकते हैं। एक लिमिट है, 15% का एक लिमिट रखा गया है कि जितनी सीटें होती है उसकी एक लीस्ट लिमिट तक मंत्री हो सकते हैं।
तो उसमें अब सभी को आना है। तो एक ये बहुत बड़ा अपने आप में लड़ाई का इशू हो जाता है कि सब तो मंत्री बन नहीं सकते हैं। तो नेशनल पीपल फ्रंट है, लोक जनशक्ति पार्टी है, छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो दोनों पार्टीज में नहीं जाके अपने ऊपर चुनाव लड़ते हैं और लास्ट में अपना महत्व दिखा देते हैं। वो अभी इस प्रेजेंट सरकार में भी चल रहा है, जो 11th असेंबली चल रही है। तो मैंने आपको 3-4 चीजें यहाँ पे बताई। 60 असेंबली सीट्स, 11th जो असेंबली वो खत्म होने वाली है, 12वां का चुनाव चल रहा है, जो चुनाव होने वाला है, और एन बीरेंद्र सिंह जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में यहां पे बता दिया, बट कहीं बढ़ के पॉलिटिक्स से ज्यादा मणिपुर में हमेशा कुछ ना कुछ होते रहा है। और मणिपुर का मैंने बताया, जब आप बात सुनेंगे या नागालैंड की बात सुनेंगे तो हमेशा, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि जो सेक्शन 4 और सेक्शन 3 है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का 1958 का, उसके बारे में हमेशा बात होती रहती है। और इसको बहुत पुरजोर तरीके से महिलाओं ने इसका विरोध किया था। और अगर मैं कहूँ तो जो सोसाइटी है पूरी नॉर्थ ईस्ट की, वो मैट्रिलिनियल है। मात्र जो मदर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीनिएज उनका रहता है, मात्र सत्तात्मक मैं ये कहूँगा। तो वो कहते हैं ना कि वो देखो अभी रोशन हो रहा है रास्ता, कि वहाँ पे एक औरत आती है। वही हुआ। आपने इरोम शर्मिला का नाम सुना होगा, जिन्होंने 16 साल फास्ट रखा। वहाँ पे जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट था, वो कहती थी कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। उनका ये मत है। कई मत ये भी है कि जो इंसर्जेंट्स हैं, जो वहाँ पे आए दिन एक्सटॉर्शंस करते हैं, किलिंग्स करते हैं, वहाँ के लोगों को सही से जीने नहीं दे रहे, जो भारतीय जो सरकार है उसके विरोध में काम करते हैं, उसके अगेंस्ट अगर प्रभावी कदम उठाना है तो इस एक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो ये तो ऊपर नीचे ये चीजें होती रही हैं वहां पे पिछले 50-60 सालों में। अब काफी हद तक शांति है। ये संभावनाओं का प्रदेश है। जब आप मणिपुर को बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप वहाँ की जो नेचर है उसके बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्रीज वहाँ लगी नहीं है, तो लोगों में एक बहुत रोष रहता है हमेशा से, और इसी के कारण कहीं ना कहीं वो एक डिस्कनेक्ट फील करते हैं। और इसका कारण हमारे अपनी सरकारें भी रही हैं जिन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया है। वाजपेयी साहब के काल में यहाँ पे एक अलग मिनिस्ट्री बनी नॉर्थ ईस्ट की, तब उसके बाद थोड़ा थोड़ा काम होने लगा। ये जो पूरे राज्य हैं इंक्लूडिंग मणिपुर, चाइना से आप देखते हैं मिलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के से जाने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता हो सकता है हमारा, बट इसको यूटिलाइज नहीं किया गया। तो मेरा क्या मानना है, मेरा मत जो मैंने आपको बताया इस पूरे वीडियो में, अब मैं अपना मत रखना चाहूंगा कि मेरा क्या मानना है। मेरा ये मानना है कि अगर मणिपुर को डेवलप कराना है, हमारा देश चाहता है कि मणिपुर डेवलप करे, तो वहां पे रोजगार के जो साधन है उनको बढ़ाया जाए। एक पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है उसको बढ़ाया जाए। पॉइंट नंबर 2, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं उस पे कहीं ना कहीं सरकार को सच्चे मन से वहां के जो राजनेता हैं, वहां का जो सिविल सोसाइटी है, उनसे बात करें। और जब हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखते हैं, जब उनके बारे में बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि हम उनको एक अलग नाम से पुकारने लगते हैं, एक अलग पहचान देने लगते हैं। ये बहुत गलत है। वो हमारा हिस्सा है, वो हमारे भाई बहन है, और हमें उसी नजरिए से उनको देखना चाहिए। तो ये 4-5 चीजें मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण है जब हम पूरे नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें। वीडियो सिर्फ मणिपुर पे है, बट मैं चाहूंगा कि हमारा जो नजरिया है उनके प्रति वो बदले, तभी उनका नजरिया हमारे प्रति बदलेगा, जो फ्रिक्शन है वो खत्म होगा, और हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर सके, या बातें कम से कम ऐसी कर सके जो उनको लगे कि हमारे दिल के करीब है। तो वो कहते हैं ना कि या तो शांत रहो, या तो बात ऐसी करो कि शांति से अच्छी हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।